क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग जिंदगी में हमेशा पैसों की तंगी झेलते हैं, जबकि कुछ लोग उतनी ही इनकम के बावजूद धीरे धीरे अमीर बन जाते हैं? क्यों एक ही ऑफिस में काम करने वाले दो लोग सालों बाद बिल्कुल अलग नतीजों पर पहुंचते हैं? एक के पास कर्ज और परेशानियां होती है, जबकि दूसरा आराम से जीता है और आर्थिक आजादी का मजा लेता है। पैसे कमाने की दौड़ हर कोई लगाता है, लेकिन पैसे के साथ कैसे व्यवहार करना है, ये बहुत कम लोग समझते हैं। हम अक्सर मानते हैं कि पैसा सिर्फ गणित है, अगर ज्यादा कमाओगे तो अमीर बन जाओगे। लेकिन हकीकत यह है कि पैसा गणित से कम और इंसानी व्यवहार से ज्यादा जुड़ा है। आपका दिमाग, आपकी सोच और आपके फैसले आपके बैंक बैलेंस से कहीं ज्यादा ताकतवर साबित होते हैं। सोचिए, अगर आप मेहनत से कमाए हुए पैसे को गलत जगह निवेश कर दें या लालच में आकर सब दांव पर लगा दें, तो सालों की मेहनत एक ही दिन में मिट सकती है। और सोचिए, अगर आप छोटे छोटे पैसों को समझदारी से बचाते और निवेश करते जाएं, तो समय के साथ वो एक पहाड़ जैसा खजाना बन सकता है। मॉर्गन हाउसल की किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें यही सिखाती है। ये किताब बताती है कि पैसे की असली ताकत आपके व्यवहार में छुपी है, न कि आपकी सैलरी में। आज मैं आपको इस किताब की हर वो सीख सुनाऊंगा जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। हम कहानियों और उदाहरणों के जरिए समझेंगे कि अमीरी सिर्फ पैसे जमा करने का खेल नहीं, बल्कि पैसों से जुड़ी सोच और आदतों का खेल है। तो अगर आप सच में जानना चाहते हैं कि पैसा आपके लिए कैसे काम कर सकता है और कैसे आप अपने पैसों के मालिक बन सकते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक ध्यान से सुनिए, क्योंकि जो बातें आप आज जानेंगे वो शायद आपको किसी किताब या क्लासरूम में कभी न सिखाई जाए। तो चलिए चैप्टर 1 से शुरू करते हैं। मॉर्गन हाउसल इस चैप्टर की शुरुआत एक बहुत गहरी बात से करते हैं। वो कहते हैं कि जब पैसों की बात आती है तो कोई भी इंसान पागल नहीं होता, लेकिन हर इंसान का पैसों को देखने और समझने का तरीका अलग होता है। सोचिए, एक बच्चा जिसने अपना बचपन 1990 के दशक में बिताया। उस समय भारत की अर्थव्यवस्था खुल रही थी, नई नौकरी आ रही थी और लोग धीरे धीरे तरक्की कर रहे थे। उस बच्चे के लिए पैसा मतलब उम्मीद है। अब सोचिए, एक और बच्चा जिसने अपना बचपन 2008 की आर्थिक मंदी में देखा। उसने अपने माता पिता की नौकरी जाते हुए देखी, घर में तंगी देखी। उस बच्चे के लिए पैसा मतलब डर है। दोनों बच्चे बड़े होकर जब निवेश करेंगे तो उनके फैसले बिल्कुल अलग होंगे। पहला बच्चा स्टॉक मार्केट को एक सुनहरा अवसर समझेगा, जबकि दूसरा बच्चा उसे एक खतरे की तरह देखेगा। और यही बात मॉर्गन कहते हैं, हमारे पैसों के फैसले तर्क, लॉजिक से नहीं, बल्कि हमारे अनुभवों से बनते हैं। अब आप सोचिए, अगर आपने हमेशा अपनी जिंदगी में पैसों की कमी देखी है, तो आप चाहे जितना भी पैसा कमा लें, आपको हमेशा लगेगा कि वो कम है। और अगर आपने कभी बड़े नुकसान का सामना किया है, तो आप जिंदगी भर रिस्क लेने से डरेंगे। यानी आपका अतीत तय करता है कि आप पैसों को आज कैसे देखते हैं। यहाँ सीख ये है कि हमें दूसरों के फैसलों को जल्दी जल्दी जज नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर किसी के पास पैसे को लेकर अलग अनुभव है। किसी ने गरीबी देखी है, किसी ने अमीरी, किसी ने तंगी झेली है, तो किसी ने अचानक मिला हुआ पैसा गंवाया है। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, पैसों के मामले में कोई भी इंसान पागल नहीं है, बस उसका नजरिया आपसे अलग है। और यही पहली कुंजी है पैसे के खेल को समझने की। तो चलिए अब चैप्टर 2 की ओर बढ़ते हैं। मॉर्गन हाउसल इस चैप्टर में एक बहुत दिलचस्प कहानी सुनाते हैं। ये कहानी है दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में से एक, बिल गेट्स की। बिल गेट्स के बचपन के स्कूल का नाम था लेकसाइड स्कूल। ये एक प्राइवेट स्कूल था और पूरे अमेरिका में उस समय के गिने चुने स्कूलों में से एक था जहां कंप्यूटर तक पहुंच थी। साल था 1968। उस दौर में कंप्यूटर देखना ही किसी चमत्कार से कम नहीं था, और वही बिल गेट्स को पहली बार कंप्यूटर इस्तेमाल करने का मौका मिला। अब सोचिए, अगर गेट्स किसी और स्कूल में पढ़ रहे होते जहां कंप्यूटर नहीं था,
तो शायद वो कभी प्रोग्रामिंग से परिचित ही न हो पाते। यानी उनका माइक्रोसॉफ्ट बनाना और दुनिया बदल देना ये सिर्फ उनकी प्रतिभा का नतीजा नहीं था, बल्कि उनकी किस्मत का भी खेल था। लेकिन ये कहानी यही खत्म नहीं होती। गेट्स के उसी स्कूल में एक और बच्चा पढ़ता था, केंट एवेंस। वो बिल गेट्स का सबसे करीबी दोस्त था। दोनों मिलकर प्लान बना रहे थे कि आगे चलकर टेक्नोलॉजी की दुनिया में बड़ा नाम कमाएंगे। लेकिन दुर्भाग्य से केंट की मौत एक दुर्घटना में हो गई जब वो अभी किशोर ही था। अगर आप गौर करें तो बिल गेट्स और केंट एवेंस दोनों ही प्रतिभाशाली थे। दोनों के पास एक जैसे मौके थे। फर्क बस इतना था कि किस्मत ने गेट्स को जिंदा रखा और केंट को मौका ही नहीं दिया। यहां से हमें दो सबक मिलते हैं। पहला, हर सफलता के पीछे मेहनत के साथ साथ किस्मत का भी रोल होता है। अगर आप सफल हैं तो ये सिर्फ आपकी मेहनत नहीं है, इसमें समय, माहौल और मौके का भी योगदान है। दूसरा, हर असफलता सिर्फ आपकी गलती नहीं है। कभी कभी जोखिम और परिस्थितियां भी आपके खिलाफ काम करती है। मॉर्गन कहते हैं कि हमें कभी भी अपनी सफलता पर घमंड नहीं करना चाहिए और न ही दूसरों की असफलता को उनकी नाकामी समझना चाहिए, क्योंकि इस खेल में किस्मत और जोखिम दोनों बराबर ताकत रखते हैं। तो चैप्टर 2 हमें सिखाता है कि जब हम अपनी या दूसरों की आर्थिक स्थिति देखें तो हमेशा याद रखें कि ये पूरी तरह से मेहनत या गलती का खेल नहीं है, ये किस्मत और रिस्क की साझेदारी है। तो चलिए अब चैप्टर 3 की शुरुआत करते हैं। मॉर्गन हाउसल इस चैप्टर में एक कहानी सुनाते हैं। कहानी है रजत गुप्ता की, जो दुनिया के सबसे मशहूर मैनेजमेंट कंसल्टिंग फर्म मैकिन्सी के सीईओ बने। वो भारत से अमेरिका गए, गरीबी से उठकर बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया। गुप्ता के पास इतना नाम, पैसा और सम्मान था कि दुनिया उन्हें एक आदर्श मानती थी। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको चौंका दिया। 2008 के बाद गुप्ता ने अपनी पहुंच और जानकारी का गलत इस्तेमाल किया। उन्होंने इनसाइडर ट्रेडिंग किया, यानी ऐसी गोपनीय जानकारी शेयर बाजार में लीक कर दी जिससे दूसरों को करोड़ों का फायदा हुआ। जब यह राज खुला तो गुप्ता जेल चले गए। सोचिए, जिस इंसान के पास पहले से सब कुछ था, उसने ऐसा रिस्क क्यों लिया? इसका जवाब है नेवर इनफ। उनके पास सब कुछ था, लेकिन फिर भी उन्हें और चाहिए था। लालच उन्हें उस मुकाम तक ले गया जहां उनका नाम, इज्जत और करियर सब कुछ मिट गया। अब सोचिए, हम सबकी जिंदगी में ये सवाल बहुत जरूरी है कि कब काफी है? अगर कोई इंसान इस सवाल का जवाब नहीं ढूंढता तो चाहे उसके पास कितना भी पैसा हो, उसे हमेशा लगेगा कि ये कम है। मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि अमीरी का मतलब सिर्फ पैसा जोड़ना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि आपकी जरूरत कहाँ खत्म होती है। क्योंकि अगर आप ये नहीं जानते कि कब रुकना है, तो आप कभी संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। और अंत में वही होगा जो राजत गुप्ता के साथ हुआ। पैसा तो बहुत मिलेगा, लेकिन शांति और सम्मान खो जाएगा। तो चैप्टर 3 की सीख यह है कि अपने जीवन में एक इनफ पॉइंट तय करना जरूरी है। ये जानना जरूरी है कि आपको कितनी जरूरत है, और उसके बाद मिलने वाला हर अतिरिक्त पैसा सिर्फ बोनस है, न कि जीवन का लक्ष्य। तो चलिए अब चैप्टर 4 को शुरू करते हैं। आपने शायद वॉरेन बफेट का नाम जरूर सुना होगा। आज वो दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में गिने जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनकी 84 अरब डॉलर से ज्यादा की संपत्ति का लगभग 81 अरब डॉलर उन्होंने 65 साल की उम्र के बाद कमाया। सवाल उठता है, ऐसा कैसे हुआ? क्या उन्होंने 65 के बाद अचानक कोई जादू किया? नहीं, ये सब हुआ कंपाउंडिंग की ताकत से। सोचिए, अगर आप हर दिन सिर्फ 1% बेहतर होते जाए, तो 1 साल बाद आप लगभग 37 गुना बेहतर बन जाते हैं। यही है कंपाउंड ग्रोथ, छोटे छोटे कदम लेकिन लगातार, जो समय के साथ विशाल परिणाम देते हैं। अब एक छोटी कहानी। एक राजा अपने मंत्री से खुश होकर उसे इनाम देना चाहता था। मंत्री ने कहा, मुझे बस इतना दीजिए कि पहले खाने पर एक चावल का दाना रखें, दूसरे खाने पर 2, तीसरे पर 4,
चौथे पर 8 और ऐसे ही हर खाने पर दाने दुगुने करते जाइए। राजा ने सोचा, ये तो बहुत छोटा इनाम है, लेकिन जैसे जैसे खाने बढ़ते गए दानों की संख्या अरबों खरबों में पहुंच गई। राजा हैरान रह गया कि इतने चावल तो उसके पूरे राज्य में भी नहीं है। यही है कंपाउंडिंग की असली ताकत। शुरुआत में ये छोटी लगती है, लेकिन समय के साथ ये पहाड़ बन जाती है। मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि कंपाउंडिंग सिर्फ पैसों में नहीं, बल्कि जीवन की हर चीज में काम करती है। आपकी आदतें, आपकी पढ़ाई, आपका ज्ञान, आपकी सेहत, अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा सुधार करते जाएं, तो आने वाले सालों में उसका असर चमत्कार जैसा होगा। तो इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख यह है कि अमीर बनने का राज कोई शॉर्टकट या बड़ा जुआ नहीं है। असल जादू है लंबे समय तक टिके रहना, छोटे छोटे कदमों को लगातार दोहराना और कंपाउंडिंग को अपना काम करने देना। तो चलिए अब चैप्टर 5 को शुरू करते हैं। सोचिए, आपके पास अचानक करोड़ों रुपए आ जाएं, लॉटरी लगी हो या कोई बिजनेस अचानक सफल हो गया हो। क्या यह पैसा हमेशा आपके पास रहेगा? जवाब है नहीं, क्योंकि पैसा कमाना और उसे बचाए रखना दो बिल्कुल अलग कौशल हैं। मॉर्गन हाउसल यहां एक दिलचस्प उदाहरण देते हैं। 1930 के दशक में अमेरिका के एक बड़े निवेशक जैसे लिवर्मो ने शेयर बाजार से करोड़ों कमाए। वो अपनी समझदारी और हिम्मत से अरबपति बने। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई, क्योंकि कुछ ही सालों में उन्होंने वही सब गवा दिया। उनकी जिंदगी का अंत दुखद हुआ और उनके पास कुछ भी नहीं बचा। अब सवाल यह है कि ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि पैसा बचाने के लिए जरूरी है सावधानी, विनम्रता और डर। अगर आपको लगता है कि आप कभी गलत नहीं होंगे, तो आप एक दिन जरूर हारेंगे। अगर आपको लगता है कि बाजार हमेशा आपके हिसाब से चलेगा, तो आप कभी न कभी सब कुछ गवा देंगे। यहां पर मॉर्गन कहते हैं, अमीर बनने के लिए आपको ऑप्टिमिज्म चाहिए, लेकिन अमीर बने रहने के लिए आपको रियलिज्म चाहिए। आपको यह मानना होगा कि भविष्य अनिश्चित है, गलतियां होंगी, नुकसान होंगे, और इन्हीं परिस्थितियों से बचने के लिए आपको हमेशा अपने पैसे का एक हिस्सा सुरक्षित रखना चाहिए। एक साधारण इंसान की जिंदगी में भी ये उतना ही सच है। आप नौकरी से करोड़पति नहीं बनते, लेकिन अगर आप खर्च पर काबू नहीं रखते, अगर आप बचत और सुरक्षा नहीं करते, तो छोटी सी बीमारी या नौकरी जाने से आपकी सारी कमाई मिट सकती है। तो इस चैप्टर की सीख ये है कि अमीर बनना मुश्किल नहीं है, लेकिन अमीर बने रहना असली चुनौती है। और इसका हल है लालच को नियंत्रित करना, सावधानी रखना और ये मानना कि दुनिया हमेशा आपके हिसाब से नहीं चलेगी। तो चलिए अब चैप्टर 6 को शुरू करते हैं। मॉर्गन हाउसल एक दिलचस्प बात बताते हैं। वो कहते हैं कि दुनिया की कई बड़ी खोजें और सफलताएं बार बार की गई कोशिशों में से कुछ चुनिंदा सफलताओं का नतीजा होती है। सोचिए, थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाने से पहले हजारों बार असफल प्रयोग किए, लेकिन इतिहास में किसी को उनकी असफलताओं की गिनती याद नहीं है। लोग सिर्फ उस एक सफलता को याद रखते हैं जिसने दुनिया बदल दी। इसी तरह निवेश की दुनिया में भी यही सच है। ज्यादातर स्टॉक्स बहुत मामूली रिटर्न देते हैं, लेकिन कुछ ही स्टॉक्स ऐसे होते हैं जो करोड़ों का मुनाफा देते हैं, और वही कुछ स्टॉक्स पूरा खेल बदल देते हैं। मॉर्गन यहां बताते हैं कि वॉरेन बफेट की दौलत का बड़ा हिस्सा कुछ ही निवेशों से आया है। उनके हजारों फैसलों में से गिनी चुनी कंपनियों ने उन्हें अरबपति बनाया। यानी हर बार जीतना जरूरी नहीं है, बस सही समय पर बड़ी जीत पाना जरूरी है। अब इसको रोजमर्रा की जिंदगी में समझिए। आप कई बार गलत फैसले लेंगे, कई बार आपके प्लान फेल होंगे, लेकिन अगर आपने कुछ सही फैसले सही समय पर लिए, तो वही आपकी जिंदगी का पूरा नक्शा बदल देंगे। चाहे वो करियर का चुनाव हो, कोई बिजनेस आइडिया हो, या फिर रिश्तों में लिया गया कोई महत्वपूर्ण निर्णय। इसलिए इस चैप्टर की सीख ये है कि असफलताओं से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि 100 कोशिशों में से 80-90 फेल भी हो जाएं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर 10 में से एक भी बड़ी सफलता आपके हाथ लग गई, तो वही सब कुछ बदल देगी।
मॉर्गन कहते हैं, टेल्स यू विन, मतलब कुछ बड़े नतीजे ही पूरी तस्वीर तय कर देते हैं। इसलिए हमें कोशिशें जारी रखनी चाहिए, क्योंकि कौन सी कोशिश आपकी जिंदगी बदल देगी ये पहले से कोई नहीं जानता। तो चलिए अब चैप्टर 7 को शुरू करते हैं। सोचिए, 2 लोग हैं। पहला है रोहित। वो एक बड़ी कंपनी में काम करता है, शानदार सैलरी है, गाड़ी बंगला सब कुछ है, लेकिन उसकी जिंदगी दूसरों के हिसाब से चलती है। उसे हर दिन बॉस की डांट सुननी पड़ती है, छुट्टी लेने के लिए मंजूरी मांगनी पड़ती है, और जब मन नहीं होता तब भी देर रात तक काम करना पड़ता है। दूसरी ओर है मोहन। उसकी आमदनी रोहित से कम है, लेकिन उसने अपनी जरूरतें सीमित रखी और धीरे धीरे बचत और निवेश करके इतना जमा कर लिया कि उसे अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेने की आजादी है। अगर वो कल नौकरी छोड़ना चाहे तो छोड़ सकता है। अगर वो कुछ महीनों तक आराम करना चाहे तो कर सकता है। अगर वो अपने परिवार के साथ समय बिताना चाहे तो उसे किसी से इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। अब सोचिए, असली अमीर कौन है, रोहित या मोहन? मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि असली अमीरी महंगी कार, बड़ा घर या दिखावे की चीजों में नहीं है। असली अमीरी है अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जी पाना। जब आप तय कर सके कि आप किसके साथ काम करेंगे, कब उठेंगे, कब सोएंगे और अपना समय कैसे बिताएंगे, वही है असली संपत्ति। इस चैप्टर का सबक बहुत सीधा है। पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन उससे भी जरूरी है उसे इस तरह इस्तेमाल करना कि वो आपको आजादी दे। क्योंकि अगर पैसा आपको बस और ज्यादा काम करने और ज्यादा तनाव झेलने के लिए मजबूर कर रहा है तो उसका कोई फायदा नहीं। तो चैप्टर 7 हमें सिखाता है कि पैसों का असली मकसद सिर्फ दिखावा नहीं है, बल्कि अपनी जिंदगी पर नियंत्रण पाना, और यही असली स्वतंत्रता है। तो चलिए अब चैप्टर 8 को शुरू करते हैं। मान लीजिए आप सड़क पर खड़े हैं और एक बहुत महंगी चमचमाती कार आपके सामने से निकलती है। आप उस कार को देखकर क्या सोचते हैं? क्या आप उस कार के मालिक के बारे में सोचते हैं, वाह कितना शानदार इंसान होगा? नहीं, सच्चाई यह है कि ज्यादातर लोग उस इंसान पर ध्यान ही नहीं देते। लोग बस कार को देखते हैं और सोचते हैं, काश मेरे पास ऐसी कार होती। यानी लोग आपको देखकर प्रभावित नहीं होते, लोग उस चीज से प्रभावित होते हैं जो उनके पास नहीं है। मॉर्गन हाउसल इस भ्रम को मैन इन द कार पैराडॉक्स कहते हैं। हम अक्सर मान लेते हैं कि अगर हमारे पास बड़ी कार, बड़ा घर या महंगी चीजें होंगी तो लोग हमें सम्मान देंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि लोग उन चीजों को देखकर खुद की कमी महसूस करते हैं। वो आपके बारे में नहीं, बल्कि अपने बारे में सोचने लगते हैं। सोचिए, जब कोई इंसान लाखों रुपए खर्च करके महंगी कार खरीदता है तो उसका असली मकसद क्या होता है? वो चाहता है कि लोग उसे देखकर प्रभावित हो। लेकिन असल में लोग कार देखकर सिर्फ ये सोचते हैं कि काश मैं ये कार चला पाता। किसी को मालिक की पर्सनालिटी या मेहनत याद नहीं रहती। तो यहां से हमें एक गहरी सीख मिलती है। अगर आप सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए पैसा खर्च कर रहे हैं तो आप कभी संतुष्ट नहीं होंगे, क्योंकि लोग आपके बारे में उतना नहीं सोचते जितना आप समझते हैं। वो बस अपनी इच्छाओं में खोए रहते हैं। तो चैप्टर 8 हमें यह सिखाता है कि पैसा दिखावे के लिए नहीं, बल्कि अपने जीवन की गुणवत्ता सुधारने के लिए खर्च करना चाहिए। दुनिया को प्रभावित करने की कोशिश में आप कभी सफल नहीं होंगे, लेकिन अगर आप अपने लिए समझदारी से पैसे का इस्तेमाल करेंगे तो असली शांति और खुशी पाएंगे। तो चलिए अब चैप्टर 9 को शुरू करते हैं। सोचिए, आपके मोहल्ले में एक शख्स रहता है। उसके पास महंगी कार है, शानदार घर है, छुट्टियों में विदेशी यात्राएं करता है। लोग उसे देखकर कहते हैं, वाह कितना अमीर आदमी है। लेकिन क्या यह सच है? जरूरी नहीं, क्योंकि जो चीजें आप देख रहे हैं वो खर्च है, दौलत नहीं। उसने जो कार खरीदी, जो यात्राएं की, वो सब उसके खाते से पैसा निकाल कर ही हुई। असल सवाल यह है कि उसके पास क्या बचा है। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, असली अमीरी वो है जो आप नहीं देखते। वो है बैंक अकाउंट में बचत,
निवेश और वो पैसा जो दिखावे में खर्च नहीं किया गया, क्योंकि वही पैसा आपकी सुरक्षा बनाता है, वही पैसा आपके भविष्य को मजबूत करता है। अब इसे एक कहानी से समझते हैं। राहुल और अजय दोनों दोस्त हैं। राहुल हमेशा अपने महंगे कपड़ों, मोबाइल और गाड़ियों पर खर्च करता है। लोग उसे देखकर सोचते हैं, वाह कितना सफल इंसान है। लेकिन हकीकत यह है कि राहुल के पास बचत नहीं है, निवेश नहीं है और महीने के आखिर में उसके पास पैसे की कमी हो जाती है। दूसरी ओर अजय है। वो साधारण कपड़े पहनता है, साधारण गाड़ी चलाता है। लोग उसे देखकर ज्यादा प्रभावित नहीं होते, लेकिन हकीकत यह है कि अजय लगातार बचत करता है, शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड में निवेश करता है। कुछ सालों बाद जब राहुल कर्ज में डूबा होगा, अजय आर्थिक आजादी का मजा ले रहा होगा। यानी असली दौलत वो नहीं है जो दुनिया को दिखाई दे, बल्कि वो है जो चुपचाप आपके पास सुरक्षित है। इस चैप्टर की सीख ये है कि हमें दूसरों को दिखाने के लिए अमीर दिखने की जरूरत नहीं है। असली ताकत है वो पैसा जो आपने बचाया और निवेश किया है, क्योंकि वही आपकी स्वतंत्रता, सुरक्षा और भविष्य की शांति तय करता है। तो चलिए अब चैप्टर 10 को शुरू करते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि अमीर बनने का मतलब है ज्यादा कमाना, लेकिन हकीकत यह है कि दुनिया के सबसे अमीर लोग सिर्फ ज्यादा कमाकर अमीर नहीं बने। वो इसलिए अमीर बने क्योंकि उन्होंने खर्च से ज्यादा बचाया। एक छोटी कहानी से समझिए। एक परिवार था, शर्मा परिवार। पति पत्नी दोनों साधारण नौकरी करते थे। उनकी आमदनी बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन उन्होंने शुरुआत से ही तय कर लिया कि हर महीने अपनी आय का 20% बचाएंगे। धीरे धीरे उनकी बचत बढ़ी और उन्होंने उसे निवेश करना शुरू किया। साल बीतते गए और वो बचत कंपाउंडिंग की ताकत से करोड़ों में बदल गई। अब इसकी तुलना उस परिवार से कीजिए जिनकी आमदनी बहुत ज्यादा थी, लेकिन वो हर महीने सब खर्च कर देते थे। महंगी गाड़ियां, छुट्टियां, ब्रांडेड कपड़े, सब कुछ था। लेकिन जब अचानक नौकरी गई या बिजनेस में मंदी आई, तो उनके पास कुछ भी सुरक्षित नहीं बचा और वो कर्ज में डूब गए। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, वेल्थ इज द गैप बिटवीन योर ईगो एंड योर इनकम। मतलब अगर आपकी इच्छाएं आपकी आय से बड़ी हैं, तो आप कभी अमीर नहीं बन सकते। लेकिन अगर आप अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करते हैं और बचत को आदत बनाते हैं, तो चाहे आपकी आमदनी छोटी हो, आप धीरे धीरे आर्थिक आजादी हासिल कर सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात, पैसा बचाना सिर्फ अमीर बनने के लिए नहीं है, बल्कि ये आपको विकल्प देता है। जब आपके पास बचत होती है, तो आप अपने फैसले मजबूरी में नहीं लेते। आप अपनी नौकरी बदल सकते हैं, आराम कर सकते हैं या कोई नया काम शुरू कर सकते हैं, क्योंकि बचत आपको आजादी और आत्मविश्वास देती है। तो इस चैप्टर की सीख ये है कि अमीर बनने की असली शुरुआत आपकी आय से नहीं, बल्कि आपकी बचत से होती है। और ये काम हर कोई कर सकता है, चाहे उसकी आमदनी कितनी भी हो। तो चलिए अब चैप्टर 11 को शुरू करते हैं। मान लीजिए रमेश नाम का एक आदमी है। वो शेयर बाजार में निवेश करना चाहता है। अब अगर रमेश पूरी तरह रैशनल होता, तो वो शायद पूरे पैसे शेयर मार्केट में लगाता, क्योंकि लंबी अवधि में शेयर मार्केट हमेशा सबसे ज्यादा रिटर्न देता है। लेकिन रमेश ऐसा नहीं करता। वो थोड़ा पैसा बैंक FD में रखता है, थोड़ा गोल्ड में और बाकी शेयर मार्केट में, क्योंकि उसे शांति चाहिए। वो चाहता है कि किसी भी स्थिति में उसके पास सुरक्षा बनी रहे। अब कोई बहुत ही रैशनल आदमी कहेगा, रमेश तो बेवकूफ है, उसने पैसा गलत जगह बांट दिया। लेकिन असल में रमेश रीजनेबल है, क्योंकि निवेश सिर्फ गणित नहीं होता। निवेश इंसान की भावनाओं और सुरक्षा की जरूरतों से भी जुड़ा होता है। मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि पैसों के मामले में इंसान को हमेशा ऐसा निर्णय लेना चाहिए जिसे वो लंबे समय तक आराम से निभा सके, क्योंकि अगर आपका प्लान कितना भी परफेक्ट है लेकिन आप उसे निभा ही नहीं पाए, तो उसका कोई फायदा नहीं। सोचिए, अगर कोई इंसान कहे कि मैं रोज सिर्फ दाल चावल खाकर खर्च बचाऊंगा और सारा पैसा निवेश करूंगा, तो ये रैशनल तो लग सकता है,
लेकिन क्या यह संभव है? नहीं, क्योंकि इंसान को जिंदगी जीने के लिए भी पैसे चाहिए। इसलिए जरूरी है कि आप अपनी जिंदगी और पैसों के बीच संतुलन बनाएं। यानी निवेश और बचत का असली राज है ना जरूरत से ज्यादा लालच करना और ना ही जरूरत से ज्यादा त्याग करना। वो रास्ता अपनाइए जो लंबे समय तक आपके लिए टिकाऊ हो। इस चैप्टर की सीख ये है कि हमें पैसों के फैसले रीजनेबली गुड बनाने चाहिए, न कि परफेक्टली रैशनल, क्योंकि पैसों का खेल भावनाओं और व्यवहार से जुड़ा है, सिर्फ गणित से नहीं। तो चलिए अब चैप्टर 12 को शुरू करते हैं। सोचिए, साल 2019 चल रहा है। दुनिया सामान्य गति से चल रही है। लोग अपनी नौकरियों, बिजनेस और योजनाओं में व्यस्त हैं। हर कोई भविष्य के लिए प्लान बना रहा है। लेकिन अचानक 2020 में कोरोना महामारी आती है और पूरी दुनिया बदल जाती है। नौकरियां जाती है, बिजनेस बंद हो जाते हैं, स्टॉक मार्केट गिर जाता है। किसी ने इसे पहले से नहीं सोचा था। यही असली सीख है। भविष्य हमेशा सरप्राइज से भरा होता है और यही सरप्राइज हमारे पैसे और जिंदगी पर सबसे गहरा असर डालता है। मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि इंसान आमतौर पर भविष्य की भविष्यवाणी पिछले अनुभवों के आधार पर करता है, लेकिन दुनिया बदलती रहती है। जो चीज पहले काम करती थी जरूरी नहीं कि आगे भी वैसी ही रहे। यानी आने वाला कल हमें चौंकाने के लिए हमेशा तैयार है। अब एक कहानी से समझते हैं। राजेश नाम का एक आदमी था। वो हमेशा सोचता था कि उसका बिजनेस स्थिर है और उसे कुछ नहीं होगा, इसलिए उसने कभी बचत नहीं की। लेकिन अचानक मंदी आई और उसका पूरा बिजनेस डूब गया, क्योंकि उसने ये मान लिया था कि कल हमेशा आज जैसा ही होगा। दूसरी ओर उसका दोस्त अरविंद था। वो मानता था कि भविष्य अनिश्चित है, इसलिए उसने हमेशा इमरजेंसी फंड बनाया, बचत की और अपनी इनकम को कई जगहों पर फैलाया। जब मंदी आई तो अरविंद मुश्किलों से गुजरा, लेकिन कभी टूटा नहीं, क्योंकि उसने सरप्राइज को पहले से ही ध्यान में रखा था। इस चैप्टर की सीख यह है कि हमें हमेशा याद रखना चाहिए, भविष्य हमें चौंकाएगा। इसलिए अपनी वित्तीय योजना ऐसी बनाइए जिसमें अनिश्चितता और अप्रत्याशित घटनाओं की गुंजाइश हो। यानी बचत, सुरक्षा और विविधता, डाइवर्सिफिकेशन को कभी न भूलें। तो चलिए अब चैप्टर 13 को शुरू करते हैं। मान लीजिए राहुल नाम का एक लड़का था। वो शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करता था। हर दिन बहुत सोच समझ कर निवेश करता और हमेशा पूरी उम्मीद के साथ रिस्क लेता। लेकिन उसकी सबसे बड़ी गलती यह थी कि वो अपनी बचत का लगभग सारा पैसा निवेश में लगा देता। उसके पास कभी इमरजेंसी फंड या बैकअप नहीं रहता। कुछ महीने सब ठीक चला, लेकिन अचानक मार्केट क्रैश हुआ और राहुल की सारी मेहनत पर पानी फिर गया, क्योंकि उसने रूम फॉर एरर यानी गलती या अनिश्चितता के लिए जगह ही नहीं छोड़ी। अब सोचिए, अगर राहुल ने अपनी कमाई का एक हिस्सा सुरक्षित रखा होता, जैसे कि इमरजेंसी फंड बनाता, थोड़ा कैश हाथ में रखता और अपनी लाइफस्टाइल को कंट्रोल करता, तो वो इस झटके को आसानी से सह सकता था। मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि चाहे आप कितने भी समझदार क्यों न हो या आपकी प्लानिंग कितनी भी मजबूत क्यों न लगे, दुनिया में हर समय अनिश्चितता रहती है। इसलिए सबसे समझदार इंसान वही है जो अपनी योजनाओं में हमेशा थोड़ी सुरक्षा की जगह छोड़ता है। एक और उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप एक लंबी कार यात्रा पर निकल रहे हैं और पेट्रोल टैंक की क्षमता है 500 किलोमीटर चलने की। अगर आपकी मंजिल 480 किलोमीटर दूर है और आप बिना अतिरिक्त पेट्रोल डाले निकलते हैं, तो तकनीकी रूप से ये सही है। लेकिन क्या ये सुरक्षित है? नहीं, क्योंकि रास्ते में ट्रैफिक, डाइवर्जन या कोई भी अड़चन आ सकती है। इसलिए समझदारी यही है कि आप पहले से थोड़ा अतिरिक्त पेट्रोल डालकर निकले। ठीक यही सिद्धांत पैसों पर लागू होता है। रूम फॉर एरर का मतलब है हमेशा उतनी सुरक्षा रखना कि अगर चीजें उम्मीद के मुताबिक न भी हो तो भी आपकी जिंदगी और वित्तीय स्थिति सुरक्षित रहे। इस चैप्टर की सीख
यह है कि जिंदगी में सुरक्षा की गुंजाइश को कभी नजरअंदाज मत कीजिए, क्योंकि असली स्थिरता तब मिलती है जब आप बुरे समय का सामना भी बिना टूटे कर सकें। तो चलिए अब चैप्टर 14 को शुरू करते हैं। एक छोटे से कस्बे में अनिल नाम का लड़का रहता था। जब वो कॉलेज में था तब उसका सपना था कि बड़ी कार खरीदे, एक आलीशान घर बने और खूब पैसा कमाए। वो दिन रात यही सोचता रहता। उसने अपने करियर की सारी योजना उसी सपने के हिसाब से बनाई। सालों बीते, अनिल ने कड़ी मेहनत की और आखिरकार उसके पास घर और कार दोनों आ गए। लेकिन अब जब वो 35 साल का हुआ, उसकी प्राथमिकताएं बदल चुकी थी। अब उसे लगने लगा कि उसे शांति चाहिए, परिवार के साथ समय चाहिए और सेहत सबसे बड़ा धन है। अब वो महंगी कार या बड़ा घर नहीं, बल्कि एक साधारण और संतुलित जीवन चाहता था। यानी अनिल का आज का सपना और कल का सपना बिल्कुल अलग था। मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि यही इंसानी स्वभाव है। हम समय के साथ बदलते रहते हैं। इसलिए अगर हम अपने जीवन या पैसों की योजना ये सोचकर बनाएं कि हमारी इच्छाएं हमेशा एक जैसी रहेंगी, तो ये एक बड़ी भूल होगी। इसको एक और उदाहरण से समझते हैं। जब आप 20 साल के होते हैं तो पैसा कमाने और खर्च करने का तरीका अलग होता है। जब आप 40 साल के होते हैं तो आपकी प्राथमिकताएं, जिम्मेदारियां और डर अलग होते हैं। और जब आप 60 साल के होते हैं तो आपकी जरूरतें और भी बदल जाती है। इसलिए असली समझदारी यही है कि आप अपनी वित्तीय योजनाओं और लक्ष्यों को हमेशा लचीला, फ्लेक्सिबल रखें, क्योंकि आपका भविष्य का स्वयं शायद आज के आपसे बिल्कुल अलग होगा। इस चैप्टर की सीख यह है कि हमें खुद के बदलते व्यक्तित्व और इच्छाओं को समझते हुए फैसले लेने चाहिए। यानी आज के लिए प्लान कीजिए, लेकिन कल बदलने की गुंजाइश हमेशा छोड़िए। तो चलिए अब चैप्टर 15 को शुरू करते हैं। सुमित नाम का एक लड़का था। वो शेयर मार्केट में निवेश करना चाहता था, लेकिन उसे हमेशा डर लगता था कि कहीं उसका पैसा डूब न जाए। इसलिए वो सोचता था, मैं सिर्फ तब निवेश करूंगा जब मुझे पूरा यकीन होगा कि मुझे नुकसान नहीं होगा। लेकिन असलियत यह है कि ऐसा मौका कभी आता ही नहीं, क्योंकि हर निवेश के साथ एक कीमत जुड़ी होती है। वो कीमत है अनिश्चितता, डर और अस्थिरता सहना। मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि पैसा कमाना आसान लग सकता है, लेकिन असली चुनौती है उस पैसे को लंबे समय तक टिकाए रखना। और इसके लिए हमें हर समय ये कीमत चुकानी पड़ती है, जैसे कि मार्केट के उतार चढ़ाव को झेलना, गलत फैसलों से सीखना और धैर्य बनाए रखना। एक कहानी से समझते हैं। राकेश और अमन दोनों दोस्त थे। दोनों ने स्टॉक मार्केट में निवेश किया। राकेश ने जब भी मार्केट गिरा, डर कर अपने सारे शेयर बेच दिए। उसे लगता था कि वो नुकसान से बच रहा है, लेकिन असल में वो उस कीमत को चुकाने से बच रहा था जो हर लंबे समय के निवेशक को चुकानी पड़ती है, यानी उतार चढ़ाव सहना। वही अमन ने अपने निवेश को बनाए रखा। उसने मार्केट के उतार चढ़ाव को निवेश की कीमत मानकर स्वीकार कर लिया। सालों बाद वही अमन करोड़पति बना और राकेश खाली हाथ रह गया। यानी कुछ भी फ्री नहीं मिलता। अगर आप बड़ी कमाई चाहते हैं तो आपको धैर्य, डर और अनिश्चितता की कीमत चुकानी ही पड़ेगी। इस चैप्टर की सीख ये है कि पैसा कमाने और बढ़ाने का असली रहस्य ये मान लेना है कि हर उपलब्धि की एक कीमत होती है। अगर आप वो कीमत चुकाने को तैयार हैं, तो लंबे समय में आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो चलिए अब चैप्टर 16 को शुरू करते हैं। रवि और मोहन दो दोस्त थे। दोनों ने एक साथ नौकरी शुरू की थी। रवि हमेशा कहता था कि मुझे जल्दी रिटायर होना है ताकि मैं अपने परिवार और शौक के लिए समय निकाल सकूं। वही मोहन कहता था, मुझे बड़ा बिजनेस खड़ा करना है और नाम कमाना है। दोनों ने पैसा कमाने और निवेश करने के रास्ते चुने, लेकिन दोनों की मंजिलें बिल्कुल अलग थी। रवि सुरक्षित और स्थिर निवेश करना चाहता था, जबकि मोहन जोखिम उठाने को तैयार था, क्योंकि उसका सपना अलग था। मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि यही असली सच्चाई है। पैसा व्यक्तिगत होता है,
हर व्यक्ति का नजरिया, उसका समय, उसकी इच्छाएं और उसका डर अलग होता है। इसलिए किसी और के फैसले को कॉपी करना हमेशा गलत साबित होता है। अब सोचिए, अगर रवि मोहन की नकल करता और बड़ा रिस्क उठाता तो शायद वो अपने असली सपने जल्दी रिटायर होने से दूर चला जाता। और अगर मोहन रवि की तरह केवल सुरक्षित खेलता तो वो कभी बड़ा बिजनेस खड़ा नहीं कर पाता। इस चैप्टर से हमें यह समझना चाहिए कि पैसे को लेकर सही या गलत का कोई सार्वभौमिक नियम नहीं है। आपके लिए जो सही है वही सही है। आपकी जिंदगी, आपकी प्राथमिकताएं और आपके फैसले ही आपके लिए मायने रखते हैं। इसलिए जब भी निवेश या पैसे से जुड़ा फैसला लें तो ये मत देखिए कि लोग क्या कर रहे हैं, बल्कि ये देखिए कि आपकी स्थिति क्या है और आपका सपना क्या है। इस चैप्टर की सीख ये है कि पैसा व्यक्तिगत है, दूसरों की राह देखकर नहीं, अपनी मंजिल देखकर चलिए। तो चलिए अब चैप्टर 17 को शुरू करते हैं। एक गांव में दो बुजुर्ग रहते थे, हरिदास और रामलाल। हरिदास हमेशा कहता था, भविष्य उज्जवल है, मेहनत करो, सब अच्छा होगा। वही रामलाल कहता था, दुनिया बर्बाद होने वाली है, मेहनत बेकार है, सब कुछ बिगड़ जाएगा। गांव के लोग अजीब बात नोटिस करने लगे। जब हरिदास की बात सुनते तो बस हल्की सी मुस्कान आ जाती और फिर लोग अपने काम में लग जाते। लेकिन जब रामलाल की निराशावादी बातें सुनते तो सब डर जाते, चिंतित हो जाते और उसी पर चर्चा करने लगते। यानी निराशावाद हमेशा लोगों का ध्यान ज्यादा खींचता है। मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि यही पैसों के मामले में भी होता है। अगर कोई कहे मार्केट आगे बढ़ेगा, सब ठीक होगा, तो लोग ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। लेकिन अगर कोई कह दे मार्केट डूब जाएगा, सब बर्बाद हो जाएगा, तो हर कोई चिंतित होकर सुनने लगेगा। असलियत यह है कि दुनिया में तरक्की धीरे धीरे होती है, लेकिन समस्याएं अचानक और तेज दिखती है। इसीलिए हमें निराशावादी खबरें और बातें ज्यादा शक्तिशाली लगती है। लेकिन सच्चाई यह है कि लंबे समय में आशावाद ही जीतता है, क्योंकि इंसान ने हमेशा चुनौतियों को पार किया है और आगे बढ़ा है। स्टॉक मार्केट भी लंबे समय में हमेशा ऊपर गया है, भले ही बीच बीच में बड़े क्रैश क्यों ना आए हों। इस चैप्टर की सीख यह है कि हमें निराशावाद के जाल में फंसना नहीं चाहिए। डर हमेशा शोर मचाता है, लेकिन उम्मीद धीरे धीरे जीतती है। यानी धैर्य रखिए और आशावादी बने रहिए। तो चलिए अब चैप्टर 18 को शुरू करते हैं। संदीप एक छोटे शहर का साधारण इंसान था। उसकी नौकरी ठीक ठाक चल रही थी, लेकिन अचानक उसे भारी कर्ज चुकाना पड़ा। तनाव इतना बढ़ गया कि वो जल्दी अमीर बनने के तरीकों की तलाश करने लगा। इसी दौरान एक आदमी उसके पास आया और बोला, मेरे पास ऐसा निवेश है जिसमें आपका पैसा 3 गुना हो जाएगा, सिर्फ 6 महीने में। संदीप के अंदर डर और लालच दोनों थे। डर इसलिए कि अगर पैसा नहीं बढ़ा तो कर्ज और बढ़ जाएगा, और लालच इसलिए कि अगर यह सच हुआ तो उसकी सारी मुश्किलें खत्म हो जाएंगी। बिना सोचे समझे उसने उस आदमी पर भरोसा कर लिया, लेकिन नतीजा वही हुआ जो अक्सर ऐसे हालात में होता है। वो स्कैम का शिकार हो गया और अपना बचा खुचा पैसा भी खो बैठा। मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि ये सिर्फ संदीप की कहानी नहीं है, बल्कि हर उस इंसान की कहानी है जो मुश्किल में होता है। जब हमें तुरंत समाधान चाहिए होता है तो हम तर्क, लॉजिक से ज्यादा विश्वास, बिलीफ पर भरोसा करने लगते हैं, और अक्सर यही हमें गलत रास्ते पर ले जाता है। इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख यह है कि जब हालात कठिन हो तब शांत दिमाग से फैसले लेना सबसे जरूरी है, क्योंकि डर और लालच हमें अंधा बना देते हैं। अगर कोई बहुत अच्छा लगने वाला ऑफर मिले तो समझ लीजिए कि उसमें कोई ना कोई धोखा छिपा है। यानी तुरंत अमीर बनने का कोई शॉर्टकट नहीं होता। सच्चा रास्ता वही है जिसमें धैर्य, मेहनत और समय लगे। तो चलिए अब चैप्टर 19 को शुरू करते हैं। कल्पना कीजिए, एक बड़ी नाव समुद्र में तैर रही है। इस नाव को सुरक्षित किनारे तक पहुंचाने के लिए कप्तान को बहुत सारे नियम याद रखने की जरूरत नहीं होती।
बस उसे ध्यान रखना होता है कि नाव संतुलित रहे, रास्ता साफ दिखता रहे और तूफानों में घबराहट न हो। पैसे की जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है। इस किताब में हमने अब तक बहुत सारे सबक सीखे। कभी धैर्य की ताकत, कभी लालच के खतरे, कभी जोखिम की हकीकत, कभी निराशावाद का आकर्षण। लेकिन जब हम इन्हें एक साथ रखते हैं तो एक सरल सा ढांचा सामने आता है। नंबर 1, लंबी अवधि की सोच रखो, क्योंकि असली संपत्ति समय के साथ बढ़ती है, ना कि रातों रात। नंबर 2, जोखिम और सुरक्षा में संतुलन बनाओ। बहुत ज्यादा रिस्क लेने से नुकसान होगा और सिर्फ सुरक्षा पर टिके रहने से तरक्की रुक जाएगी। नंबर 3, अपनी प्राथमिकताओं को समझो, दूसरों की नकल मत करो। आपके फैसले आपकी जिंदगी और आपके सपनों के अनुसार होने चाहिए। नंबर 4, धैर्य और अनुशासन को हथियार बनाओ, क्योंकि पैसा उन्हीं को इनाम देता है जो टिके रहते हैं। जैसे नाविक को तूफान देखकर घबराना नहीं चाहिए, वैसे ही हमें मार्केट, पैसों और जिंदगी की उथल पुथल देखकर विचलित नहीं होना चाहिए। इस चैप्टर की सीख यह है कि सफलता और अमीरी किसी एक बड़े कदम से नहीं आती, बल्कि छोटे छोटे फैसलों, निरंतरता और संतुलन से बनती है। तो चलिए अब लास्ट चैप्टर 20 को शुरू करते हैं। मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि उन्होंने और उनकी पत्नी ने ऐसे बहुत से फैसले लिए जिन्हें देखकर शायद फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स उन्हें गलत कह दें। जैसे उन्होंने कभी बड़ी हवेली या लग्जरी कार खरीदने का सपना नहीं देखा। उन्होंने अपने घर का पूरा कर्ज, मोर्गेज, जल्दी चुका दिया। हालांकि आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो कम ब्याज दर पर कर्ज रखना और निवेश करना ज्यादा फायदेमंद हो सकता था। लेकिन उन्होंने ये सब क्यों किया? क्योंकि उनके लिए मानसिक शांति, पीस ऑफ माइंड सबसे बड़ी संपत्ति थी। उनका मानना है कि पैसा कमाने का असली मकसद ज्यादा से ज्यादा तनाव लेना नहीं, बल्कि अपनी शर्तों पर जिंदगी जीना होना चाहिए। वो कहते हैं कि उन्होंने कभी ये कोशिश नहीं की कि उनके निवेश सबसे ज्यादा रिटर्न दे, बल्कि उन्होंने ऐसे फैसले किए जिनसे वो रात को चैन की नींद सो सके। यानी पैसा उनके लिए एक साधन था, ऐसा साधन जिससे वे अपने समय, परिवार और आजादी का आनंद ले सके। इस चैप्टर की सबसे गहरी सीख यह है कि पैसे के मामले में कोई सही या गलत नियम नहीं होता। हर इंसान की परिस्थितियां अलग होती है और हमें वही रास्ता चुनना चाहिए जो हमें मानसिक शांति और संतुलन दे। मॉर्गन हाउसल का ये स्वीकारोक्ति, कॉन्फेशन, हमें याद दिलाता है कि असली अमीरी का मतलब सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं है, बल्कि असली अमीरी है अपने जीवन पर नियंत्रण, अपने फैसलों की आजादी और वो सुकून जिससे आप कह सकें, मैं अपनी शर्तों पर जिंदगी जी रहा हूं। दोस्तों, अब तक हमने द साइकोलॉजी ऑफ मनी की पूरी यात्रा तय की। हर अध्याय ने हमें पैसों की दुनिया के बारे में एक नया दृष्टिकोण दिया। लेकिन असली सवाल यह है, इन सब बातों का सार क्या है? सोचिए, हम पैसा क्यों कमाते हैं? क्या सिर्फ ज्यादा खर्च करने के लिए, या दूसरों को दिखाने के लिए, या फिर अपनी जिंदगी को बेहतर और सुरक्षित बनाने के लिए? मॉर्गन हाउसल हमें सिखाते हैं कि असली अमीरी का मतलब न लग्जरी कार है, न ऊंची हवेली, बल्कि वो आजादी है जिससे आप अपने फैसले खुद ले सकें। वो शांति है जिससे आप रात को आराम से सो सकें। वो सुरक्षा है जिससे आपका परिवार भविष्य में भी सुरक्षित रहे। इस किताब से हमने ये समझा, नंबर 1, धैर्य की ताकत, पैसा समय के साथ बढ़ता है, इसलिए जल्दीबाजी नुकसान पहुंचाती है। नंबर 2, जोखिम का सच, बिना जोखिम लिए आगे बढ़ना मुश्किल है, लेकिन संतुलन बनाए रखना जरूरी है। नंबर 3, लालच और डर का खेल, यही दो भावनाएं हमें सबसे गलत फैसले करवाती है। नंबर 4, अपनी पहचान बनाना, पैसों से जुड़े फैसले दूसरों की नकल करके नहीं, अपनी परिस्थितियों के अनुसार लेने चाहिए। और नंबर 5, सबसे महत्वपूर्ण, मानसिक शांति ही सबसे बड़ी संपत्ति है। याद रखिए, पैसा सिर्फ एक साधन है। अगर वो आपको सुकून,
स्वतंत्रता और जीवन का असली आनंद नहीं दिला पा रहा, तो वो आपके लिए बोझ बन जाएगा। इसलिए अपने पैसों को अपने सपनों और मूल्यों के साथ जोड़िए। धीरे धीरे संतुलित तरीके से, अनुशासन और धैर्य के साथ आगे बढ़िए, क्योंकि अमीरी सिर्फ आपके बैंक खाते में नहीं, बल्कि आपके मन की शांति और जीवन की स्वतंत्रता में होती है। तो दोस्तों, ये थी द साइकोलॉजी ऑफ मनी की पूरी कहानी और सार। अगर आपको इस किताब का संदेश समझ में आया है, तो अब समय है उसे अपनी जिंदगी में अपनाने का। क्योंकि याद रखिए, पैसा बदलता है हमारी सोच को, और सोच बदलती है हमारी जिंदगी को। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी, तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए, और ऐसे ही नए मोटिवेशनल समरीज और लाइफ चेंजिंग कहानियां देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपका छोटा सा सपोर्ट हमारे लिए बड़ी मोटिवेशन है।